प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग बीए पार्ट 1 के एजुकेशन विषय में शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं उसके क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम लैटिन भाषा के दो शब्दों के योग से बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकलना या आगे बढ़ाना या अग्रसर करना। अर्थात बालक के अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं उसको बाहर निकालने, आगे बढ़ाने का कार्य शिक्षा करती है। तो शिक्षा शब्द को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, EDUCATION। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम दो शब्दों ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना या अग्रसर करना। अर्थात बालक के अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं उसे निकालने या आगे बढ़ाने का कार्य शिक्षा करती है। शिक्षा एजुशियर लैटिन भाषा के निम्न और शब्द हैं जिससे शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसमें EDUCERE एजुशियर एक शब्द है और दूसरा है एजुकेयर, EDUCARE। एजुशियर और एजुकेयर। एजुशियर इसका अर्थ है टू ब्रिंग फोर्थ, टू लीड फोर्थ, आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। और एजुकेयर का भी है टू ब्रिंग अप, आगे बढ़ना, टू राइज अप, ऊपर उठना। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? संकुचित अर्थ में जैसे रट रटा कर किसी तरीके से परीक्षा पास कर लेना शिक्षा नहीं है, या बीए करके, एमए करके, बीएड करके अध्यापक बन जाना शिक्षा नहीं है। एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाना, एलएलबी करके वकील बन जाना, बीटेक करके इंजीनियर बन जाना, एमबीए करके मैनेजमेंट कोर्स करके कहीं मैनेजर बन जाना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे, ऑलराउंड डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में, जैसे उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में ऑलराउंड डेवलपमेंट हो तो एक सच्ची शिक्षा मानी जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शिक्षा के अर्थ। अब हम आगे शिक्षा की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो परिभाषा है एजुकेशन की, महात्मा गांधी के शब्दों में, महात्मा गांधी
के शब्दों में बालक या मनुष्य के मन शरीर एवं आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है। सर्वोत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है। मन मीन्स माइंड होता है, माइंड, बॉडी एंड सोल। विकास ही शिक्षा है। तो बालक या मनुष्य के मन, शरीर एवं आत्मा, मन माइंड बॉडी एंड सोल, मन, शरीर एवं आत्मा, इसी पर आधारित एक अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा सीखने में एक अच्छे तरीके से मन लगेगा। अगर अस्वस्थ रहेंगे तो हमें सीखना उबाऊ लगेगा। इसलिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, और हमारा मस्तिष्क भी ठीक कार्य करेगा। स्वस्थ रहने पर अस्वस्थ लोगों का मस्तिष्क भी चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोधी स्वभाव आता है और उसका किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगता। इसलिए अरस्तु ने कहा। फिर स्वामी विवेकानंद की परिभाषा है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अर्थात मनुष्य के अंतर जो निहित शक्तियाँ हैं उसको पूर्ण करने की अभिव्यक्ति करना। हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, जैसे किसी के अंदर डॉक्टर बनने की इच्छा है लेकिन उससे वातावरण नहीं मिल पाया, उसे फैसिलिटीज नहीं मिल पाई, नहीं बन पा रहा, तो उसके हम बुद्धि परीक्षण के माध्यम से टेस्ट करके उसको वैसा वातावरण प्रदान करें, उसको वैसा संपन्न बनाएं जिससे वो अपने अभिलाषा को पूर्ण कर सके। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा मनुष्य या बालक के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। उसके बाद विवेकानंद, गुरुदेव शंकराचार्य ने कहा सा विद्या या विमुक्तये। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या या शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। कहाँ से मुक्ति दिलाए? इस सांसारिक माया मोह से। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो लास्ट व्यक्ति की इच्छा होती है मोक्ष प्राप्त करना। तो सांसारिक माया मोह से मुक्ति सा विद्या या विमुक्तये। जगत गुरु शंकराचार्य का ये स्टेटमेंट है। फिर आप लोग जैसा जानते हैं कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसे रास ने कहा था, रास या एडम्स। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा में दो ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी।
इन दोनों के अभाव में शिक्षा प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं चल सकती। फिर बाद में जब और इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो शिक्षा में 3 ध्रुव बताए। शिक्षक, पहले 2 ध्रुव था, शिक्षक और शिक्षार्थी। फिर इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसका स्टेटमेंट है अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी का। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो पहला था कि शिक्षा द्विध्रुवी, शिक्षा में 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव, शिक्षक एवं शिक्षार्थी, 2 ही ध्रुव। फिर बाद में ये स्टेटमेंट आया, नहीं, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, या शिक्षा में 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। तो बिना एक दूसरे का इतना कॉम्बिनेशन होता है तभी ये प्रक्रिया चल पाती है। किसी एक के अभाव में इस प्रक्रिया का चलना संभव नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं ढेर सारी हैं। आप लोग कम से कम 15-20 परिभाषाएं याद करिए। और स्वामी विवेकानंद की परिभाषा, महात्मा गांधी की परिभाषा, राधा कृष्णन की परिभाषा और जगत गुरु शंकराचार्य की परिभाषा, अरस्तु की परिभाषाएं, फ्रोबेल की, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे शिक्षा का क्षेत्र। तो अब हम शिक्षा के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा आपने देखा। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे भारतीय शिक्षा का इतिहास है, शैक्षिक तकनीकी है, शैक्षिक प्रबंधन है, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन है, शैक्षिक अनुसंधान की विधियां हैं, और शिक्षा दर्शन है, शिक्षा मनोविज्ञान है, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षण विधियाँ, तुलनात्मक शिक्षा। तो इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन हम शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो पहला है भारतीय शिक्षा का इतिहास। भारतीय शिक्षा का इतिहास। हाँ, तो अब हम भारतीय शिक्षा के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षा का इतिहास, इसमें हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम कालीन शिक्षा और ब्रिटिश कालीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा, और स्वतंत्र भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा या स्वतंत्र भारत में शिक्षा, उसके बाद नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 1986। इस समय 2020 भी आ गया है। नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP कहते हैं, NEP 2020 भी आ गया है। इसके अनुसार अब अध्ययन होगा।
तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में हम वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा का अध्ययन करते हैं। उसके बाद ब्रिटिश कालीन शिक्षा, ब्रिटिश काल में क्या था, निस्यंदन सिद्धांत, मैकाले का सिद्धांत, वुड डिस्पैच, हर्टाग समिति, इन सब के माध्यम से शिक्षा ग्रहण किया गया। उसके बाद स्वतंत्र भारत में शिक्षा, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। तो उसके माध्यम से राधाकृष्णन जो दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे, जो विभिन्न प्रकार के शिक्षक, प्रोफेसर एवं कुलपति के और राष्ट्रपति के पदों पर सुशोभित होते हुए देश की सेवा किए और उन्हीं ने एक आयोग बनाया था, राधाकृष्णन कमीशन या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो उसके आयोग का आज भी हम अनुसरण करते हैं। फिर राधाकृष्णन के बाद था मुदालियर शिक्षा आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में यह आयोग बना था 1952-53 में। तो इन्हीं के आधार पर हम माध्यमिक शिक्षा के विषय में जो सुझाव सिफारिशें दी उसका अनुसरण किए। उसके बाद आया 1952 के बाद 1964 डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन हुआ। डॉक्टर जो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग के अध्यक्ष भी थे, तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की भाषाओं का अध्ययन एवं विभिन्न स्तर पर शिक्षा के विषय में जो सिफारिशें की उसका हमने अनुकरण किया। उसके बाद आया 1964 के बाद 1964-66 डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। उसके बाद आया 1986 नई शिक्षा नीति 1986। फिर एक संशोधन हुआ था 1992 में। तो राजीव गांधी की ये शिक्षा नीति थी, नई शिक्षा नीति 1986। तो इन्होंने कंप्यूटर साक्षरता मिशन पर जोर दिया और सभी वर्ग के लोगों के लिए 10+2+3 विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव दिया। इसके पहले था 11+2+2। तो पहले ग्रेजुएशन 2 वर्ष का था, बाद में ये 3 वर्ष का हुआ। तो इसी लिए इसको 10+2+3 अब फिर शायद 2020 में भी संशोधन हो रहा है, 10+2+2 आने वाला है। और पीजी लेवल के बाद टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स अर्थात बीएड 1 वर्ष का कर दिया गया है। और इंटर लेवल के बाद BLED बैचलर ऑफ एजुकेशन 4 वर्ष का कर दिया गया है। BLED एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो 4 वर्ष का कर दिया गया है। ग्रेजुएशन के बाद 2 ही वर्ष का रहेगा। तो इस प्रकार आपने देखा भारतीय शिक्षा का इतिहास। अब शिक्षा दर्शन, शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा है शिक्षा दर्शन। तो शिक्षा दर्शन क्या है? इसमें विभिन्न प्रकार के हमने पश्चिमी स्कूलों का अध्ययन किया, जैसे प्लेटो का आदर्शवाद, पहला
दूसरा प्रकृतिवाद, रूसो का ये था प्रकृतिवाद। तीसरा था प्रयोजनवाद। फिर जॉन डेवी का था ये। उसके बाद यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स। तो इन सब का, इन वादों का अध्ययन इस शिक्षा दर्शन के अंतर्गत होता है। विभिन्न दार्शनिकों की शिक्षा दर्शन, जैसे महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन सर्वोदय दर्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर का, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विश्वबोध दर्शन, और दयानंद सरस्वती का अरविंद का सर्वांग योग दर्शन। अरविंद ने पांडिचेरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज ये पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी। आज वो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है पांडिचेरी में, पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो विभिन्न प्रकार के स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, टैगोर का, अरविंद का और दयानंद सरस्वती का। फिर पश्चिमी दार्शनिकों में डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी का, जॉन डेवी का, प्लेटो का, रूसो का, सुकरात का, इन लोगों का शिक्षा दर्शन के अंतर्गत इन लोगों की दार्शनिक विचारधाराएं जो शिक्षा दर्शन के विषय में बताया है, शिक्षा दर्शन विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा शास्त्र विषय कैसे बना है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान बना है और मनोविज्ञान से शिक्षा शास्त्र बना है। तो शिक्षा दर्शन और शिक्षा मनोविज्ञान का भी इसमें शिक्षा शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार दर्शन शास्त्र शिक्षा शास्त्र का दादा लगता है। तो मनोविज्ञान में बालक के गर्भावस्था से लेकर उसके लाइफ टाइम तक होने वाली प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विकास, बालक की योग्यता, अभिक्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि आदि के विषय हम शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। सीखने की विधियाँ, सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांतों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और विभिन्न स्मृति, विस्मृति, चिंतन, कल्पना, तर्क आदि का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। फिर अगला है शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन अर्थात कॉलेज या संस्था का प्रबंधन कैसे हो, कॉलेज या संस्था का प्रबंधन कैसे हो, विद्यालय का प्रबंध नियंत्रण किसके हाथ में हो, और छात्रों को वैयक्तिक एवं सामूहिक स्वास्थ्य की रक्षा किस प्रकार की जाए। विद्यालय के आचार्य एवं प्रधानाचार्यों की नियुक्तियाँ तथा उनके कार्यों की विधि, अभिभावक, आचार्य, छात्र एवं प्रधानाचार्य और छात्रों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। विद्यालय की समय सारणी, कौन सा विषय कब पढ़ाया जाए, कठिन विषय को कब समय सारणी में एडजस्ट किया जाए, सरल विषय को कब, और उसमें शिक्षक एवं छात्र के मध्य और प्रधानाचार्य प्रबंधक के बीच कैसा तालमेल होना चाहिए,
और उनके सकारात्मक जिससे प्रभाव पड़े। फिर है तुलनात्मक शिक्षा, अगला है 5वां तुलनात्मक शिक्षा, कंपैरेटिव एजुकेशन। तुलनात्मक शिक्षा में हम जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और भारत, इन देशों की प्राथमिक शिक्षा का तुलना करते हैं। जैसे अमेरिका की प्राथमिक शिक्षा के भारत की प्राथमिक शिक्षा का तुलना, उसके बाद रूस, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड के देशों से हम अपने देश की प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और शिक्षक शिक्षा, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन का हम अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। और फिर जो अच्छी बातें होती हैं उन देशों की, उससे हम अपने पाठ्यक्रम में जोड़ लेते हैं। फिर शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ या शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी में ही शिक्षण विधियाँ आती हैं। तो तकनीकी अर्थात टीचिंग मेथड, तकनीकी, इसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी उपकरणों जैसे प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है, जिससे बालक का कक्षा का वातावरण आकर्षक हो और बालक चित्रों के माध्यम से अधिक सीखे और जल्द से जल्द। तो शिक्षण विधियाँ, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने, विषय का स्वरूप क्या है, उसे क्या पढ़ाया जाए, उसके विभिन्न घटक हैं क्या क्या हैं, पाठ्यपुस्तक किस प्रकार की है, ये शिक्षण विधियाँ। जैसे गणित का शिक्षण किस प्रकार से किया जाए, विज्ञान का किस प्रकार से किया जाए, और कला का किस प्रकार से, कलात्मक विषयों का, सामाजिक विज्ञान के विषयों का। तो विभिन्न प्रकार के टीचिंग मेथड, इफ़ेक्टिव प्रभावशाली शिक्षण विधियों द्वारा बालक को कहानी के माध्यम से या ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, सेमिनार और वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से उसके अभिव्यक्त करने की क्षमता का पूर्ण विकास करना चाहिए, जिससे वो एक कुशल विद्यार्थी की छाप छोड़ सके। और उसके बाद है विभिन्न शिक्षा। तो एक है शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ। शैक्षिक अनुसंधान में हम विभिन्न प्रकार के खोज करते हैं। जैसे टॉपिक ले लिया, किशोरावस्था के विद्यार्थियों में शैक्षिक उपलब्धि एवं शैक्षिक तनाव पर अभिभावक और प्रेरणा का पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। तो किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था टीन एज कहते हैं, 13 से 19, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे 12 से 18 वर्ष की अवस्था को माना है। तो स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल। जर्सिल्ड महोदय ने कहा किशोरावस्था परिपक्वता की ओर बढ़ने की अवस्था है। तो किशोरावस्था बहुत ही सांवेगिक अवस्था है, विभिन्न प्रकार के वातावरण क्रिएट करता है बालक। कभी पलायन की प्रवृत्ति आती है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की प्रवृत्ति आती है। तो इस अवस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था कहा गया है। तो बालक को इस अवस्था में विशेष उसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जिससे उसका जीवन निरर्थक कार्यों में न व्यस्त हो और सार्थक क्षेत्रों में लगे। तो इस प्रकार आज हम लोग शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज इस
वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन की घंटी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।